अपनी दुकान का दरवाजा खोलते हुए आदित्य मन ही मन सोचता है, कार्तिक भी सच में कितना अमेजिंग है। तभी आदित्य को लवीना का फोन आता है। लवीना की आवाज से आदित्य को पता चल जाता है कि वो फिल्म मिलने से बहुत खुश थी। हेलो आदित्य, आपसे गुड न्यूज शेयर करनी थी। मुझे फिल्म मिल गई है, वो भी कौस्तुभ लेले की, कर्मा प्रोडक्शन वाले। तुमने नाम तो सुना ही होगा। अरे वही जिन्होंने तेरे नाम की लकीर, जिया जले और रब भी रोया जैसी फिल्में बनाई है। उन्होंने मुझे उनकी अगली फिल्म के लिए फाइनल किया है और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि उन्होंने मुझे लीड रोल के लिए साइन किया है और इस सब का क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। तो थैंक यू सो मच। फोन पर लवीना इतनी जोर जोर से बोल रही थी कि दुकान के पास खड़े राकेश अंकल को भी सब सुनाई दे गया। आदित्य ने राकेश अंकल की तरफ घूर कर देखा, मानो कह रहा हो, ऐसे कैसे किसी की बात सुन सकते हो आप। इसके बाद आदित्य उनसे बिना कुछ कहे दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर आते ही आदित्य ने सबसे पहले पंखा चलाया और फिर लवीना से कहा, मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि तुम एक्टिंग भी अच्छी करती हो और तुमने इतने साल मेहनत की है तो तुम्हें उसका फल तो मिलना ही था। वो जो भी हो, सच तो यही है कि ये सब तुमने करवाया है। एनीवे, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात पूछनी है। क्या कल तुम मेरे एक्टिंग स्कूल आ सकते हो? वो क्या है ना, मैं शूटिंग के लिए बाहर जाने वाली हूँ तो दोबारा तुमसे जल्दी नहीं मिल पाऊंगी। ये सुनते ही आदित्य एक पल के लिए उदास हो जाता है। लवीना आदित्य की खामोशी पढ़ लेती है और आदित्य की तरफ से हाँ समझकर फोन काट देती है। लवीना बड़ी ही स्मार्ट लड़की थी। बहुत कुछ पता होने के बावजूद वो खुद को भोली और मासूम दिखाने की कोशिश करती थी। आखिरकार थी तो वो एक एक्टर ही ना, जब भी चाहे आंखों में आंसू और चेहरे पर मासूमियत ला सकती थी। लवीना से बात करने के बाद आदित्य ने देर रात तक अपनी दुकान में काम किया और फिर जब वो घर लौटा तो उसे अपने घर के गेट के पास ही अपनी सास महेश्वरी देवी दिखी। महेश्वरी का मूड पहले से ही खराब था। आदित्य ने महेश्वरी को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन महेश्वरी ने आदित्य को देख लिया था। आज का दिन ही खराब था। दिन में रेस्टोरेंट में गड़बड़ और रात को ये उल्लू दिख गया। महेश्वरी ने आदित्य को उल्लू कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि आदित्य को ये सुनकर कितना बुरा लगेगा। घर पहुंचकर आदित्य फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए आ गया। घर के सभी लोग वहां पहले से मौजूद थे। खाना बेहद बकवास बना था, पर आदित्य को इस सब की परवाह नहीं थी, क्योंकि आदित्य के चेहरे पर लवीना की सक्सेस के बारे में सोचकर एक अलग ही चमक थी। खाना खाने के बाद आदित्य हमेशा की तरह अपनी डिशेस धोने के लिए किचन में चला गया। वहीं तानिया और भंवर सिंह लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उन दोनों ने देखा महेश्वरी एकदम चुपचाप बैठी है, तो तानिया ने महेश्वरी से पूछा, मॉम सब ठीक तो है ना? इस पर महेश्वरी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे रेस्टोरेंट में आज फूड डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए थे। उन्होंने बताया कि किसी कस्टमर ने मेरे रेस्टोरेंट के खाने और सर्विस को लेकर कंप्लेन की है। रियली? ऐसा कैसे हो सकता है? तानिया ने चिंता जताते हुए कहा। तब महेश्वरी ने जवाब देते हुए पूरी बात बताई। ये सब उस मार्कंड मेहता की वजह से हुआ है। उसका भी एक रेस्टोरेंट है, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट की सक्सेस से वो जलता है। तो अक्सर वो मेरे रेस्टोरेंट में आकर वहां के खाने और सर्विस को लेकर दूसरे कस्टमर्स के सामने कंप्लेन करता था। यहाँ तक कि वो बाहर जाकर भी लोगों के सामने हमारे रेस्टोरेंट की बुराई करता था। उसकी वजह से मुझे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ और पिछले साल उसी मार्कंड मेहता की बेटी की शादी फूड डिपार्टमेंट के हेड के बेटे के साथ हो गई। तो अब वो हमसे इस तरह खुन्नस निकाल रहा है। महेश्वरी की बात सुनकर भंवर सिंह भी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके साथ कभी ऐसा होगा, लेकिन इस मुसीबत से निकलने का उन्हें कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य किचन में अपनी प्लेट धोता हुआ ये सारी बातें सुन रहा था। तभी अचानक तानिया ने महेश्वरी से कहा, क्यों ना हम एडवोकेट रुस्तम दोराब जी को कांटेक्ट करें? मैंने बहुत सुना है उनके बारे में। लेकिन महेश्वरी को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तो बस एक ही चिंता खाए जा रही थी कि कहीं उसके रेस्टोरेंट को ताला न लग जाए। ये सोचकर महेश्वरी की आंखों में आंसू आ गए। तानिया ने अपनी माँ को दिलासा दिया, लेकिन तभी महेश्वरी ने सारा ब्लेम आदित्य पर डाल दिया। एक मार्कंड मेहता का दामाद है जो उनका साथ दे रहा है, लेकिन आदित्य से तो ऐसी कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती।
ये बात सुनकर तानिया को बहुत बुरा लगा। तो वहीं किचन में खड़े आदित्य ने भी महेश्वरी की बात सुन ली थी। उसने अपने गले में पहने लॉकेट को हाथ में पकड़ा और कहा, सुना कुछ? अब तू ही बता मैं क्या करूं। तभी अचानक आदित्य को लगा जैसे किसी ने आकर उसे जादू की झप्पी दे दी और आदित्य के मुंह से निकला, दादाजी। काम खत्म करके जैसे ही आदित्य अपने कमरे में जाता है, उसकी नजर तानिया से मिलती है। तानिया अभी भी अपना काम कर रही थी। आदित्य को देखते ही तानिया अपनी आंखें फेर लेती है और धीरे से कहती है, यूजलेस। ये देखकर आदित्य को बहुत गुस्सा आता है और वो तानिया के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उससे अपनी तरफ खींच लेता है। तानिया आदित्य के बेहद करीब आ जाती है। उसे आदित्य की सांसें भी महसूस होने लगती है। तानिया के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तानिया ऑकवर्ड फील करते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य की पकड़ इतनी मजबूत थी और उसकी आंखों में इतना गहरा जुनून था कि तानिया कुछ बोल ही नहीं पाती। इसके बाद आदित्य ने तानिया से कहा, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं तानी, पर मैं हमारी फ्रेंडशिप की इज्जत करता हूं। गुड नाइट। इतना कहकर आदित्य तानिया का हाथ छोड़ देता है और अपने बेड पर सोने चला जाता है। वहीं तानिया चुपचाप खड़ी आदित्य को देखती रह जाती है। काफी देर तक आदित्य सोने की कोशिश करता है। रह रहकर आदित्य को लवीना की बात याद आती है। जहां वो आदित्य को मिस्टर आदित्य कहती नहीं थकती, वहीं तानी के मुंह से सिवाय लूजर के और कुछ नहीं निकलता। अगले दिन आदित्य जल्दी उठकर लवीना की अकादमी पहुंच जाता है। वहां गेट पर ही एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, कर्मा ड्रामा एंड टेलीविजन अकेडमी। कर्मा देश की टॉप ड्रामा अकेडमीज में से एक थी। यहाँ पर एडमिशन लेने वाले लड़के लड़कियों को देखकर ऐसा लगता था जैसे खूबसूरती की होलसेल की दुकान लगी हो। आदित्य अकेडमी के एंट्रेंस पर पहुंचता है, पर सिक्योरिटी गार्ड आदित्य को अंदर जाने नहीं देता, क्योंकि एक तो आदित्य अकेडमी का स्टूडेंट नहीं था, वरना उसके पास आईडी कार्ड होता, और दूसरा आदित्य के कपड़े इतने सादे थे कि सिक्योरिटी को लगा ये कोई घुसपैठिया है जो टाइम पास करने के लिए एकेडमी में आना चाहता है। सिक्योरिटी ने आदित्य को रोका और पूछा, आपको किससे मिलना है? तभी कुछ स्टूडेंट्स वहां से गुजरे और वो आदित्य को घूर कर देखते हुए आगे बढ़ गए। उनमें से एक लड़की ने तो यहाँ तक कहा, ओह माय गॉड, अगर इसके साथ लव सीन करना पड़े तो ना बाबा। इससे पहले कि आदित्य सिक्योरिटी को बताता कि वो लवीना से मिलने आया है, लवीना खुद वहां आ गई और उसने सिक्योरिटी से कहा, ये मुझसे मिलने आए हैं। लवीना की बात सुनकर आसपास खड़े लड़कों की नजर सीधा आदित्य पर गई। हर कोई आदित्य को परख रहा था। आदित्य के लुक्स, उसके कपड़े किसी भी एंगल से लवीना के लेवल के नहीं थे। यहाँ हर कोई जानता था कि कबीर की नजर लवीना पर थी और कोई भी कबीर से पंगा लेना नहीं चाहता था। इसलिए सब लड़के लवीना से बात तो करते थे, लेकिन उसे प्रपोज करने की हिम्मत कोई नहीं करता था। हाँ, एक लड़का था, नितेश, जिसने ये गलती की थी, पर कबीर ने अपने बॉडीगार्ड से उसे इतना पिटवाया था कि बेचारा 6 महीने एकेडमी में पढ़ने नहीं आ पाया था। तभी सिक्योरिटी ने भी लवीना से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, मुझे पता नहीं था ये आपके गेस्ट हैं। इस पर लवीना ने आदित्य का हाथ पकड़ते हुए कहा, गेस्ट नहीं, फ्रेंड है। फिर लवीना आदित्य को बिल्डिंग के अंदर लेकर जाने लगी। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि वहां के सारे स्टूडेंट्स उन दोनों को घूरे जा रहे थे। वजह साफ थी, लवीना एकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़की थी और आदित्य एक साधारण इंसान। आदित्य ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए लवीना से कहा, बताओ, अब तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए? लवीना ने आदित्य का हाथ फिर से पकड़ लिया और कहा, बताती हूँ, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, तो फिलहाल तुम मेरे रूम में बैठ सकते हो। लवीना के रूम में जाने का आइडिया आदित्य को कुछ खास अच्छा नहीं लगा, पर तभी आदित्य के कान में थोड़ा दर्द हुआ। उसने जैसे ही अपने कानों को छुआ तो उसे गहरी आवाज सुनाई दी, चले आओ, चले आओ। आदित्य ने सामने देखा तो वहां सिर्फ लवीना खड़ी थी। आदित्य को लवीना का चेहरा धुंधला नजर आने लगा और उसे लगा जैसे लवीना के पीछे से कोई बोल रहा था, देर मत करो आदित्य, चले आओ। तभी लवीना ने आदित्य के चेहरे के सामने एक चुटकी बजाई और पूछा, तुम ठीक तो हो ना? क्या लवीना के साथ कुछ पल बिताने का लालच आदित्य के लिए जानलेवा साबित होगा, या फिर लेडीज हॉस्टल में जाना आदित्य को पुलिस स्टेशन की हवा खिला देगा? और वो रहस्यमयी आवाज किसकी थी?
अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है आदित्य की जिंदगी में? आपके मन में भी ऐसे कई सवाल होंगे ना? तो बस जवाब जानने के लिए सुनते रहिए लव लक और लॉकेट, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वो अजीब सी आवाज सुनकर आदित्य ने अपने आसपास देखा और पास रखे मटके से थोड़ा पानी अपने चेहरे पर डालकर लवीना से कहा, चलें? इसके बाद लवीना मुस्कुराकर आदित्य को अपने हॉस्टल के कमरे की ओर ले जाती है। हॉस्टल विंग में पहुंचकर आदित्य ने देखा कि उसके चारों ओर सिर्फ खूबसूरत लड़कियां थीं। कहीं से लड़कियों के हंसने की आवाज आ रही थी तो कहीं से लड़कियों के लड़ने की। तभी लवीना की दोस्त जीनत ने उसे आवाज दी, अरे वाह, तुम्हें सामान उठाने वाला मिल गया। कितने पैसे लेगा? नेक्स्ट वीक मैं भी तो जा रही हूँ। सुनो, मेरा सामान उठाने आओगे? आदित्य कुछ कहना चाहता था पर तभी लवीना ने आदित्य का हाथ पकड़ा और कड़क आवाज में कहा, ये कोई वर्कर नहीं है, मेरा फ्रेंड है। ये सुनते ही सारी लड़कियां हंसने लगी और लवीना आदित्य को लेकर आगे बढ़ गई। आदित्य ने देखा कि वहां मौजूद हर लड़की के माथे पर काला दाग था, पर किस्मत से वो दाग इतना भी गहरा नहीं था कि उनकी जिंदगी को खतरा हो। तभी लड़कियों ने मिलकर आदित्य का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ओ, तुम्हारा ये फ्रेंड तो बहुत अमीर लग रहा है। देखो कितने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं। घड़ी देख, 1 लाख की तो होगी ही। और पैर में स्लीपर्स, वो कम से कम 50,000 के होंगे। शर्ट भी 20,000 से कम नहीं लग रही। आदित्य ने इन सारी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसी कई बातें उस राणा फैमिली में सुनने को मिलती थी, स्पेशली महेश्वरी के मुंह से। वहीं लवीना को जैसे इस सब की कोई परवाह ही नहीं थी। असल में लवीना का नेचर ही अलग